फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिसर्स विजन। मैं पूजा मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और मैं जो है आप लोगों के लिए फिर से जीके के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो है हमारा सेट नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो ये है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र भोज के नाम से किसको हम लोग जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे कि कृष्णदेव राय, है ना, इनको जो है हम लोग आंध्र भोज के नाम से जानते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में बताएं तो विजयनगर साम्राज्य के ये महान एक शासक थे, है ना। इसके साथ साथ इसके साथ जो है शासक के साथ साथ ये एक लेखक और कवि भी थे। ठीक है, इनकी रचना है अमुक्त माल्यदा, अमुक्त अमुक्त माल्यदा। ठीक है, ये हमको इनकी रचना देखने को मिलती है। राजेंद्र चोल की बात करें, चोल वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध ये शासक थे। इन्होंने जो है समुद्री अभियान भी किया था और इसके साथ साथ जो हम देखते हैं गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदानी तट तक ये जो है इन्होंने अपना सैन्य अभियान भेजा था और इसीलिए गंगई गंगई कोंड गंगई कोंड की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। और गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नगर की भी स्थापना राजेंद्र चोल के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। बात किसकी हो रही है, देवराय द्वितीय की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अगर बात करें देवराय प्रथम के दरबार में तो हम देखते हैं निकोलो डी कॉन्टी, है ना, ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बारबोसा और डोमिंगो पेस ये दोनों जो है यहाँ पर कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय इनके दरबार में आए थे। ठीक है, यानी कि ये जो है चारों ही विजयनगर साम्राज्य के दौरान आए थे इंडिया। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या है। दीवाने बंदगान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, दीवाने बंदगान जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दीवाने बंदगान क्या था, एक खास विभाग बनाया गया था दासों की देख रेख के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों, तो ऐसा माना दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत के दौरान जितने भी शासक हुए उन सब में फिरोज शाह तुगलक का जो साम्राज्य था या फिरोज शाह तुगलक के काल में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसा माना जाता है 1,80,000 के करीब जो है यहाँ शासक जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे और इसीलिए एक अलग जो है विभाग बनाया गया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था, तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के सुल्तान, ठीक है, और उसके खिलाफ दक्कन की सल्तनत के जो भी लोग थे इकट्ठे वो जो है संयुक्त रूप से विजयनगर के साम्राज्य के खिलाफ उसको लड़ा गया था, जिसमें गोलकुंडा, अहमदनगर अहमदनगर इसके साथ साथ बीजापुर और बीदर ये चारों जो है शामिल थे और ये चारों संयुक्त रूप से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और यहीं से जो विजयनगर एक महान साम्राज्य था वहां उसके बाद इसका पतन हो गया। इस तालीकोटा का युद्ध को जो है राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें से किससे संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीवाने मुस्तकराज। ठीक है, दीवाने मुस्तकराज का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। क्या था ये दीवाने मुस्तकराज, तो हम देखते हैं एक विभाग था जो राजस्व से संबंधित था, है ना, राजस्व विभाग, दीवानी और उससे वित्त मामले जो हैं ये देखरेख करता था। ठीक है, किससे संबंध है ये, अलाउद्दीन खिलजी से। दीवाने खैरात की अगर बात करें तो दान, है ना, यानी कि चैरिटी, दान और कल्याण, इसके लिए ये एक अलग विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। किसके द्वारा बनाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके साथ आमीरे कोही जो है इसका निर्माण क्यों किया गया था, तो कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था जिसका नाम क्या था, दीवाने आमीरे कोही। ठीक है, अब जो है
मैंने पहले भी अपने वीडियो में इसका आंसर कई बार दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके लिए प्रश्न रहा कि दीवाने आमिर खोई का संबंध किससे है, फिरोज शाह तुगलक से या फिर मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी दिया है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चिरागे दिल्ली या फिर चिराग चिराग ए दहलवी, दहलवी है ना, ये कहा जाता था। किसको कहते थे, तो नसीरुद्दीन को। किसको कहते थे, नसीरुद्दीन को, ठीक है। नसीरुद्दीन जो थे निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, यानी कि निजामुद्दीन औलिया नसीरुद्दीन के गुरु थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, ठीक है। औरंगजेब ने कुल 49 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। और इसके साथ इसकी मृत्यु जो है 1707 में इसकी मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर चल दिया। यानी कि इसके बाद जो है जो भी शासक हुए वो इतने नाकाबिल थे कि अपने साम्राज्य को वो क्या कर, मतलब जो बचा कर न रख सके, है ना। अब हम देखते हैं, अगर इसको क्रोनोलॉजी में हम देखेंगे तो हम देखते हैं पहले आएगा अकबर, ठीक है। अकबर के बाद क्या आ जाएगा, जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर के बाद क्या आ जाएगा, तो शाहजहां, शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब, है ना। उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का सामूगढ़ में, वहां ये जीत जाता है और फिर जो है ये गद्दी पर बैठ जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी, ठीक है। बात हो रही है पुरंदर की संधि की, तो ये हम देखते हैं 1665 ईस्वी में। कब हुई थी पुरंदर की संधि, 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, अगर हम ये देखेंगे तो मुगलों मुगलों और मराठों के बीच हुई थी, है ना। मुगलों और मराठों के बीच ये संधि हुई थी। चलिए अगर हम बात करें 1674 की, तो रायगढ़ का किला, रायगढ़ के किले में, है ना, यहाँ पर राज्याभिषेक किया गया था। किसका राज्याभिषेक हुआ था, तो ये हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म अगर हम देखें कब हुआ, तो 1630 में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 1680 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु 1678 का अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो अपना आखिरी किला जीता था, जिसका नाम था जिंजी का किला, जिंजी का किला, वो कब जीता था, तो 1678 में जीता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद की बात की जा रही है, इसकी स्थापना हम देखते हैं, इसकी स्थापना जो 1924 में हुई थी, ठीक है। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें भारतीय ओलंपिक परिषद, इसका जो अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो हम देखते हैं पीटी उषा, है ना। पीटी उषा कब तक रहेंगी ये, तो 2026 के दिसंबर तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। काला सागर, काला सागर कहाँ है, यूरोप में, है ना। तो यहाँ इसमें कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो हम देखते हैं डेन्यूब, डेनिस्टर, डॉन, ये सारी नदियां जो हैं काला सागर में गिरती हैं, काला सागर, है ना। लेकिन वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, ये कहाँ गिरती है, ये जो है जाकर के मिलती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, रक्त का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये जो है दिखाता है कि कोई भी जो वस्तु है या कोई भी जो चीज है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो रक्त का अगर हम देखेंगे तो 7.4 पीएच मान होता है, ठीक है। 7.0 जो उदासीन, उदासीन ये न्यूट्रल होता है, यानी कि पानी जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी, उसका पीएच मान हम देखते हैं तो 7.0 होता है, ठीक है। 7 जो अंक है, 7 से नीचे जितना भी जाएगा उसमें अम्लीय गुण उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि एसिडिक, एसिडिक जो उसका जो क्वालिटी होगा वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और इसके बाद अगर इससे अधिक अगर जाएगा तो हम देखते हैं वहां पे क्षारीय गुण, क्षारीय गुण जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 49 यानी कि 49। ये आर्टिकल 40 से 48 से लेकर के 51 तक, इन सबको हम कहाँ देखते हैं? तो हमारे डीपीएसपी में, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत ये सारे अनुच्छेद आते हैं। ये जो अनुच्छेद 48 है, इसमें बात की गई है पशुओं के संरक्षण की और कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, 49 में जो है ये बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, स्थान है या वस्तु है, उनको संरक्षण किया जाना चाहिए। जो अनुच्छेद 50 है, इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात की गई है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो, अलगाव हो। अनुच्छेद 51 जो है, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय संधि जो शांति की बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन है ना? तो इसको हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आवागमन की स्वतंत्रता बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 19 डी। ठीक है, ये जो है आवागमन की स्वतंत्रता 19 डी में दी गई है। 19 ए में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 बी में कहीं पर भी इकट्ठा होकर सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर 19 सी की बात करें तो इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है, इसका वर्णन है। और 19 डी की अगर बात करें तो इसमें किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है? ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन जो है, ये हम देखते हैं, आंसर हो जाएगा 245 से लेकर के 263 में। ये जो है हमारा संविधान का भाग 11 है ना, भाग 11 में ये बताया गया है। ठीक है, भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए, यहाँ तक ये जो है हमारा भाग 12 है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है वित्त, संपत्ति और जो भी वाद होगा इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 में। ठीक है, अनुच्छेद 13 301 से लेकर के 307 तक, ये भाग 13 है ना, अनुच्छेद कितना है ये? 301 से लेकर के 307 तक। इसमें व्यापार की बात की गई है कि हम पूरे देश में, पूरे राज्य जो राज्य संघ है उसमें व्यापार जो भी समागम है ना, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 जो है हमारा भाग 14 यानी कि 14 है। इसमें क्या बताया गया है? जो भी संघीय लोक सेवा है ना, संघीय लोक सेवा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम से सजाएं। क्रोनोलॉजी बताना है जितना भी जो है इवेंट है इसका, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये अगर हम बात करें, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में घोषणा किया गया था। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो मार्च 1919 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डी नंबर है ना, 4 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 और फिर 3। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में जो है सुलह हुआ था। ठीक है, और क्या बात करें, जो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस के अंदर, गरम दल और नरम दल में जो सूरत बट गया था सूरत में, लखनऊ पैक्ट में यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों फिर यहाँ पर एक साथ आ गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है? स्वाधीनता दिवस की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिवस को की गई? ठीक है, स्वाधीनता दिवस कब मनाए थे? स्वाधीनता दिवस हम लोग कब मनाया गया था पहली बार? तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो 2 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी? ठीक है, वेद समाज की स्थापना की अगर बात करें तो इसमें केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू दोनों ही शामिल थे, है ना। ये जो वेद समाज था ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ब्रह्म समाज है ना, इससे प्रेरित था। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो हम देखते हैं 1964 में।
1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आत्माराम पांडुरंग के बारे में देखेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं हुई थी? ठीक है, तो लॉर्ड लिटन का सबसे पहले कार्यकाल देख लेते हैं, कब से कब तक था। तो हम देखते हैं 1876 से 1880, ये हमारा लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। आर्म्स एक्ट आया 1878 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, है ना। द्वितीय अफगान युद्ध भी हुआ 1878 में, ठीक है। और अगर ये हम इल्बर्ट बिल विवाद देखेंगे, ये 1878 में नहीं हुआ। यानी कि ये जो है सब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद, इसको हम देखेंगे लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद 1880 से लेकर के 1884 तक जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, और ये कब होता है? 1882 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूनेस्को का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? फुल फॉर्म बताना है यूनेस्को का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि यूनेस्को किसके लिए काम करता है? तो हम देखते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना, साइंस के क्षेत्र में और कल्चर, इन सब को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। इसकी बात करें अगर हम कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में, इसकी स्थापना 1945 में हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है आज का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 14 सितंबर को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 22 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाते हैं। यहाँ पर 5 जून एनवायरमेंट डे मनाते हैं, एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, है ना। और 2 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। एशियाई खेलों का उद्घाटन संस्करण पहली बार कब खेला गया? यानी कि जब एशियाई खेल शुरू हुए, है ना, शुरू हुए, तो उसका पहला संस्करण जो है वो कब खेला गया? तो इसको हम लोग देखते हैं कि 1951, है ना, 1951 में खेला गया। हुआ क्या था, ये 1950 में ही होने वाला था, लेकिन तैयारियों में थोड़ा समय लग गया, और तैयारियों में समय के कारण ये जो है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया, और 1951 में पहली बार आयोजन हुआ इसका। कहाँ हुआ इसका आयोजन पहली बार? तो हम देखते हैं कि इसका जो पहली बार आयोजन हुआ वो हुआ भारत में, है ना, भारत में, ठीक है, इंडिया में। अब तक इंडिया में एशियाई खेलों का कितनी बार आयोजन हो चुका है? तो हम देखते हैं 2 बार हो चुका है, ठीक है, 2 बार हो चुका है अब तक, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के लिए। एक बार तो मैंने बताया जो उद्घाटन संस्करण था 1951 में इंडिया में हुआ था। दूसरी बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ? इसका जवाब जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें 2026 में, है ना, 2026 में अब ये होने वाला है। 2026 में कहाँ होने वाला है? तो हम देखते हैं सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक, है ना, ये जापान में होने वाला है, जापान में होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क जो है वो कौन था? पहला तुर्क वो कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। पहला जो है तुर्क जो है वो कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, ठीक है। हम देखते हैं कि इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, है ना, संस्थापक, ये उसका पहले गुलाम था, बाद में दामाद बना, और फिर बाद में जो है इसी गुलाम वंश का ये शासक भी बन गया, है ना। इक्ता प्रथा की शुरुआत इसने की थी, इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है। और हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, तो पहली महिला मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासिका, ठीक है, पहली महिला मुस्लिम शासिका। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाख बख्श, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कौन सा शासक था जिसने सिक्कों पर
कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, है ना, कलमा हो जाएगा, बंद करवा दिया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हम देखते हैं कि औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, सिक्कों पर जो कलमा खुदवाया जाता था उसको बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया, तो इसका मानना था क्योंकि ये कट्टर था बहुत ही ज्यादा, है ना, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला। तो ये जो है इसका ऐसा मानना था कि सिक्के जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में जब जाते हैं तो कलमा जो है वो अपवित्र हो जाता है ना, तो इसीलिए इसने कलमा खुदवाना सिक्कों पर बंद करवा दिया। ठीक है, अगर हम बात करें कलमा खुदवाना शुरू किसने करवाया, है ना, तो महमूद गजनवी इसने जो है सिक्कों पर कलमा खुदवाना शुरू करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1896, है ना, कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो सिद्धांत दिया था अपना धन निष्कासन का सिद्धांत, कहने का मतलब कि यहाँ से जितना भी धन है सब ड्रेन आउट होकर कहाँ जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, ये बातें उन्होंने बतानी चाहिए थी, इस बातों को उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसका जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसमें प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है एक पुस्तक थी किसकी, लाला लाजपत राय की। ठीक है, एक पत्रिका भी है, एक पत्रिका जो है ये भी है यंग इंडिया, ये किसकी है, महात्मा गांधी की, ये महात्मा गांधी की है। ठीक है, न्यू भारत या न्यू इंडिया की बात करें तो ये एनी बेसेंट की है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और इसके साथ साथ मोतीलाल घोष। ठीक है, इनकी। उसके बाद केसरी तो जानते ही हैं, केसरी है, इसकी बाद गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। गांधी इरविन समझौता को किसने दो महात्माओं का मिलन कहा था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना, कब हुआ था, हम देखते हैं 5 मार्च 1931, है ना, और ये जो समझौता हुआ था तो इसमें ऐसा कहा गया था कि ये दो महात्माओं का मिलन है, ये सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू ने ऐसा कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनियां नहीं जीवनी, है ना, जीवनी लिखी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय ने जो है इन सबकी जीवनी को लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि लाल बाल पाल ये सब जो है गरम दल के समर्थक थे, गरम दल जाने जाते थे। और आप जो है क्वेश्चन का आंसर एक दीजिएगा कि अरविंद घोष जो है वो गरम दल के समर्थक थे या फिर वो नरम दल के समर्थक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को जल्दी में बूढ़ा आदमी के उपनाम से जाना जाता है। जल्दी में बूढ़ा आदमी, ठीक है, तो ये जो है हम लोग देखते हैं लॉर्ड एलनबरो, ये जो है कौन हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। कहाँ चला गया, इसको हटा दे, हाँ, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, ये जो है जल्दी में बूढ़ा आदमी के उपनाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो 1842 से 1844, है ना, ये इसका कार्यकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तारामती शिखर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से संबंधित है ना, किस पहाड़ी से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तारामती पर्वत शिखर। हम देखते हैं कि जो पूर्वांचल हिल्स है ना, पूर्वांचल हिल्स में जो नागा पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियों से ये संबंधित है। अगर बात करें विंध्य श्रेणी की तो ये सबसे ऊंचा शिखर, अगर हम इसको देखेंगे सबसे ऊंचा जो होगा वो सद्भावना शिखर जो है
इसका सबसे ऊंचा शिखर होगा। पश्चिमी घाट की बात करें, सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी, है ना, अनाईमुड़ी। अरावली पर्वतमाला जो है इसकी सबसे, उसका जो सबसे ऊंचा शिखर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु शिखर, गुरु शिखर। चलिए अगला सवाल, और ये आज का जो है अंतिम सवाल आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन जनक वंश का संस्थापक माना जाता है, जनक वंश का संस्थापक। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेमी विदेह, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के लिए एक प्रश्न कि नेमी विदेह ने, है ना, जनक वंश की स्थापना कब की थी, कब की थी, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है यहीं पर खत्म होता है, और अगली बार जल्द ही फिर से कुछ नए प्रश्न मैं लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।